Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Morning. थर्ड एंड फोर्थ में क्या कह रहे हो? एक ही टर्म है। देखो इसमें क्या कह रहा है ये, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ दिस, यानी रेडियस बदल रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और पूछ क्या लिया, फाइंड द रेट एट विच एरिया बदले इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ये तो चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि रेडियस जब इतने यूनिट्स हैं। हमसे पूछा गया फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, ये गिवन नहीं है ना। तो फिर मेरे को क्या निकालना है कि एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बाय डिफॉल्ट। तो रेडियस इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गिवन है, यानी dr by dt गिवन है, और एरिया इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पूछ लिया, यानी dA by dt पूछ लिया, ये तो था गिवन। ठीक है ना, ये तो था गिवन और ये पूछ लिया गया, dA है, ठीक है। और फिर ये जो चीज है व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ये बात की बात है, ये लास्ट में r की वैल्यू 10 पुटअप करनी है, और कई जगह नहीं भी देता है तो फिर पुटअप ही नहीं करनी है, r की फॉर्म में आंसर लिखना। ठीक है, फाइन। चलो तो फोर्थ तक हो गए थे कल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ध्यान से पढ़ना, काफी इजी क्वेश्चन ही है, बस है कि है ना थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज में डिफरेंसेस हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज हल्की सी चेंज हो जाती है तो ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं। देखो दिख रहा है क्लियर? क्लियर विजिबल है ना सारा क्वेश्चन सभी को? पढ़ते हैं। कहता है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। लेक मतलब कोई भी पानी वाली जगह, मान लो कोई छोटा सा पानी जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, नदी मान लो, है ना। वहां पे एक पत्थर ड्रॉप किया जाता है, फेंका जाता है ना। अब पत्थर फेंक कर वेव्स बनाई जाती है, बचपन में हमने बनाई होंगी, है ना। वेव्स बनाते हैं, इस तरीके से फेंकते हैं तो वेव्स बनती है ना, बनाई होगी यार, अभी भी बनाते होंगे, कह नहीं सकते, है ना। अभी जैसे बारिश का मौसम था तो ये ऐसा वहां पे चल रहा था, आपने देखा हो तो, है ना, पहाड़ के पीछे ये सब कर रहे थे बच्चे। तो वेव्स जो हैं वो सर्किल में मूव कर रही हैं, यानी कि वेव्स जो बन रही हैं वो ऐसे बन रही हैं, एक वेव बन गई, फिर आउटर वेव बन गई, फिर उससे आउटर वेव बन गई, ऐसे ऐसे फैलती हुई वेव्स बन रही है, ऐसे इस तरीके से फैलती हुई वेव्स बन रही है, ठीक है ना। मूव्स इन ए सर्किल, और स्पीड क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेव्स बन रही है, ये स्पीड है उसकी, ठीक है, ये क्या है, उसकी स्पीड है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अब ये तो हो गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि रेडियस आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर पे आपको वो रेट निकालनी, इसको एक बार इग्नोर करके बाकी पढ़ो। हाउ फास्ट इज द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो इससे जैसे सपोज करो पहले इतने सेंटीमीटर की वेव थी, इतने सेंटीमीटर की वेव मतलब इतने सेंटीमीटर रेडियस की वेव थी, फिर मान लो स्पीड किस स्पीड से बढ़ी, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अभी मान लो इन स्टार्टिंग में पता नहीं रहता अभी कितने की बनी, मान लो 3 की बनी, तो अब 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी अगले ही सेकंड में। तो अगले ही सेकंड में वो क्या हो जाएगी, 3 + 5 8 सेंटीमीटर की वेव हो जाएगी, फिर 5 5 बढ़ती जा रही है इस तरीके से। तो अंदर का एरिया भी तो बढ़ता जा रहा है, पहले कुछ एरिया था, अब ये एरिया हो गया, उसके बाद ये एरिया होगा। तो अगर रेडियस इस स्पीड में बदल रहा है तो एरिया किस स्पीड में बदलेगा, ये आपसे पूछ लिया गया है, और वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि जब रेडियस 8 सेंटीमीटर था, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे बताओ कि अब अगले सेकंड में एरिया कितना बढ़ेगा, उस समय की स्पीड पूछी, ठीक है, क्लियर। तो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन समझ गए तो ये ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है इसमें, है ना। देखो हमको क्या गिवन है, इस तरीके से एक फिगर बना लो ताकि आप फ्यूचर के लिए समझ सको। 2-3 सर्कल्स बना लो भाई, सबसे पहले ये, है ना, फिर आउटर सर्कल बना लो एक और, जब आप रिवाइज करो तो आप समझ सको भाई किस तरह से ये सर्कुलर वेव्स में जो है मूव कर रही हैं। एक और बना लो,
तो 3 से तो समझ ही जाओगे ना। बनाओ राजा। तीन नहीं बनाने दे रहा। चलो 2 भी बनाओ, फिर तीसरा बनाने नहीं दे रहा है तो ऐसे चलो पेन से बना देता हूं मैं। मान लो कि ये तीसरा भी बन गया इसके बाद। इस तरीके से सर्किल में मूव कर रही है वो, मतलब सर्किल में इंक्रीज होती जा रही है। स्टार्टिंग में रेडियस कितना भी रहा हो, बाद में वो रेडियस बढ़ता जा रहा है ना। पहले इतना रेडियस हो गया, फिर इतना हो गया, और फिर इतना हो गया, है ना। तो अंदर का एरिया भी बढ़ता जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये तो है मेरा रेडियस आर, है ना। और आर किस स्पीड में बदल रहा है, डी आर बाई डी टी क्या है, आर किस स्पीड में बदल रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। सर्किल वेव्स मूव इन अ सर्किल एट द स्पीड ऑफ दिस। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आर बदल रहा है। भाई सर्किल बदल रहा है का मतलब क्या हुआ, सर्किल के पास रेडियस ही तो होता है जो कुछ होता है उसका। भाई सर्किल एक रेडियस से तो डिफाइंड है। तो मैंने कहा सर्किल बढ़ रहा है, दैट मीन्स उसका आर बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। एक हिंट और है, एक हिंट और है। देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में तो रेडियस ही हो सकता है। कई बच्चे कहें सर एरिया भी तो बदल सकता है, ये डी ए बाई डी टी भी तो हो सकता है। ये आपने कैसे पता लगाया कि ये डी आर बाई डी टी है, ये डी ए बाई डी टी क्यों नहीं। अगर ये डी ए बाई डी टी होता तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता। एरिया तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, सेंटीमीटर कैसे होगा। तो ये भी हिंट है, यूनिट से भी हिंट मिल रही है, और कॉमन सेंस से भी कह सकते हैं ये रेडियस बढ़ रहा है उसका, है ना। ठीक है, तो वी आर गिवन दैट डी आर बाई डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये हमको गिवन है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ लिया गया है कि अब एरिया किस स्पीड में वो बदल रहा है। तो डी ए बाई डी टी हमसे पूछ लिया गया है। अच्छा, डी ए बाई डी टी भी किस पॉइंट पे, जब आर 8 सेंटीमीटर है, जब आर 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आर इज इक्वल टू 8, इस चीज की वैल्यू आपसे पूछ ली। ये क्वेश्चन सेट हो गया पूरा, है ना। ये तो गिवन है, ये पूछा है। ठीक है, शुरू करें। तो अब इन दोनों में रिलेशन, ए और आर में रिलेशन निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है उससे, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वी नो दैट पहले गिवन पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख लो, ये तो अपन ने रफली नोट डाउन किया था। हियर इट इज गिवन दैट here it is given that rate of change of the rate of change of radius of the circle। अब विथ रेस्पेक्ट टू मैं लिख नहीं रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है वो। ठीक है, दैट इज डी आर बाय डी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन। ठीक है, एंड पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हमसे पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल, that is dA by dt is what we need to find. Now we know that अब एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन है वो लिखते हैं। We know that ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है, आवाज आ रही है क्लियर। Yes, sir. एरिया ऑफ अ सर्किल दैट इज ए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू क्या करोगे, टी। क्यों करोगे, क्योंकि आपको कैसी टर्म्स चाहिए इस इक्वेशन में से, कैसी टर्म्स पैदा करनी है, ऐसी टर्म्स पैदा करनी है।
dr/dt da/dt, ऐसी टर्म्स इस इक्वेशन से पैदा करनी है, प्रोड्यूस करनी है। तो क्या करोगे आप, इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है ना। तो यहां से निकलेगा da/dt, वहां से निकलेगा dr/dt, वैल्यूज पुट अप करके आंसर है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t, with respect to t, we get, तो a becomes da/dt, और उधर पहले पाई आर स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट करो तो 2 पाई आर हो जाएगा, और फिर r को डिफरेंशिएट करोगे तो dr/dt। अब इसमें से dr/dt की वैल्यू आपको गिवन है ना, 2 पाई आर इंटू dr/dt की वैल्यू है 5, so it comes out to be 5 to 10 पाई आर, और क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वो भी वहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको da/dt कब निकालना है, जब रेडियस कुछ पर्टिकुलर चीज गिवन हो। रेडियस की वैल्यू भी तो गिवन है भाई, जब रेडियस इतना था उसी समय बताओ कि एरिया कितना बढ़ रहा था, तो वो जो रेडियस जिस भी पॉइंट पे पूछ रहा है वो आर पुट अप कर दूंगा मैं यहाँ पे, है ना। और ऐसे अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ना पूछे तो फिर यही फाइनल आंसर है, 10 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस स्पीड से हमेशा एरिया बढ़ेगा, है ना, हर एक सेकंड में इतना बढ़ जाएगा, हर एक सेकंड में इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, rate of change of area of the circle when radius is how much, when radius is 8 centimeter, that is, इस पूरी चीज को मैं क्या लिखता हूं, da/dt, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखेंगे da/dt at r equals to 8, da/dt at r equals to 8। अब da/dt क्या है, 10 पाई आर, तो r इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, 8 लिखना है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो हो जाता है फाइनल आंसर 10 पाई इंटू 8 यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर मैच करो पीछे से, ठीक है। यानी कि जब रेडियस 8 सेंटीमीटर था तो किस स्पीड में बदल रहा था वो, 80 पाई, यानी कि रेडियस 8 से जैसे ही 9 होगा, नहीं सॉरी, अगले रेडियस 8 से 9 नहीं होगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कह रहा हूं मैं, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर था उसके अगले ही सेकंड में एरिया प्लस 80 पाई हो जाएगा। मान लो पहले 200 पाई है, इस समय एरिया 200 पाई है, जब रेडियस 8 होगा उसके अगले ही सेकंड में, उसके अगले ही सेकंड में 280 पाई हो जाएगा, अगर पहले 200 था, ठीक है ना। इस मोमेंट पे एरिया इस स्पीड से बदल रहा है पर सेकंड, है ना, ठीक है, समझ आया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आया। यस सर। वो तो ऑब्वियसली होता है, पर रेडियस भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, और एरिया भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। रेडियस किस स्पीड से बदल रहा है वो गिवन है भाई, हर सेकंड में इतना बदल रहा है। एरिया किस स्पीड से बदल रहा है वो हमने पता कर लिया भाई, हर सेकंड इस स्पीड से बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। रेट ऑफ चेंज जब जब पॉजिटिव आएगा तब ऐड होगा, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव भी आएगा भी आगे चल के, फिर शायद अगले क्वेश्चन में ही, है ना, तो उसमें क्या होगा, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज हमने कल नोट्स में लिखी थी शायद, है ना, कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आया दैट मींस वो इंक्रीज है, डेरिवेटिव नेगेटिव आया दैट मींस वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलें कर दूं डिलीट इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सर्कल का रेडियस इस स्पीड से बढ़ रहा है, ये तो सेम पिछला क्वेश्चन ही हो गया। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। देखो पिछले क्वेश्चन में रेडियस की स्पीड देके एरिया की स्पीड पूछी थी, जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में
अब वो सर्कुलर वेव्स वगैरह ये सब भूल जाओ, प्रैक्टिकल चीज भूल जाओ, केवल मैथमेटिकल चीज को ध्यान दो। तो यही तो हो रहा था, सर्किल था, सर्किल का रेडियस की चेंज होने की स्पीड दे रखी थी और एरिया की चेंज होने की स्पीड पूछ ली थी। अब की बार क्या कह रहा है, रेडियस की चेंज होने की स्पीड देके एरिया की चेंज होने की स्पीड नहीं पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस की चेंज होने की स्पीड पूछ रहा है। तो ये होमवर्क मार्क करो और हिंट ले लो कैसे करेंगे हम। मुझे बताओ सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, दोनों को विद रेस्पेक्ट टू टी अगर डिफरेंशिएट करूं तो dc/dt, और यहाँ पे 2π, 2πr का तो 2π बनेगा और r का क्या बनेगा, dr/dt। तो ये चीज तो गिवन है और ये चीज पूछी है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 2π इंटू 0.7 और 2π इंटू 0.7 बिकम्स 1.4π, और ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस सिंगल यूनिट में ही चलेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यों नहीं पूछा, क्योंकि आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस इंडिपेंडेंट ऑफ आर बनी है। इसमें कहीं आर दिखाई दे रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे यही स्पीड रहेगी। रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा तो भी यही स्पीड रहेगी, रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा तो भी ये स्पीड रहेगी। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया था वो आर पे डिपेंड कर रहा था, तो आर जितना होगा स्पीड भी उतनी होगी। तो इसलिए उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया कि आर इतना है तब स्पीड बताओ। इसमें क्यों नहीं दिया उसने कि आर इतना है तब स्पीड बताओ, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस आया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसमें आर है ही नहीं, एक ही आर था फॉर्मूला में, जो डेरिवेटिव करते ही वो तो 1 बन गया। समझ में आई बात? तो सीधे करना है इसको, तो 2 लाइन का इक्वेशन है, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। कर लोगे होमवर्क? इसमें रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, वो टाइम वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही, वहां पे रेट ऑफ चेंज वेरिएबल है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है। रेडियस कभी 2 सेंटीमीटर था तो रेडियस रेट ऑफ चेंज थोड़ी कम थी, रेडियस 3 सेंटीमीटर होती है रेट ऑफ चेंज थोड़ी सी ज्यादा है। इस तरीके से यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, हर हाल में 1.4 पाई ही बढ़ेगी, हर सेकंड में वो मतलब इतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ? निकालना नहीं हो तो फिर आप आर की टर्म्स में निकाल के ही छोड़ दोगे, उसने नहीं पूछा कि इस पॉइंट पे। ठीक है ना, फिर आप आर की टर्म्स निकाल के ही छोड़ दो। ठीक है, वैसे चांसेस कम है, अगर आर की टर्म्स आ रही है तो फिर वो रेडियस की वैल्यू देगा भी, इस पे निकालो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही पूछेगा ना। अब 2πr आ गया तो 2πr न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हुई ना, उसमें आर पुट करेंगे तभी तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अब इसमें वैसे ही आ रही है 1.4 पाई, तो इसलिए रेडियस कुछ पुट अप नहीं करना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो गया भाई, ध्यान से देखना। रीड आउट कर पा रहे हो ना क्वेश्चन? द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, बना भी देते हैं साथ के साथ, थोड़ा सा फील मिलता रहे। मान लो ये रेक्टेंगल, ठीक है, क्या कहता है, द लेंथ x, चलो, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ को x माना और विड्थ को y माना है। ठीक है ना, ये गिवन है। अब ये x जो है, ये लेंथ है, ये डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है ये, मतलब ये पहले मान लो 10 सेंटीमीटर थी, अगले ही सेकंड, अच्छा मिनट में चेंज हो रही है ना, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, अगले ही मिनट वो 5 सेंटीमीटर डिक्रीज हो गई। मतलब शुरुआत में मान लो 10 सेंटीमीटर थी तो अगले ही मिनट क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर ही रह गई। तो इस तरीके से वो डिक्रीज हो रही है। साथ में क्या हो रहा है, विड्थ वाई इंक्रीज हो रही है, किस रेट से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, अगले मिनट 4 सेंटीमीटर ये बढ़ जाएगी। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये तो था शुरुआत में 10 और ये था मान लो 5, ऐसे मान लेते हैं। तो अगले ही मिनट ये तो डिक्रीज होके -5 हो गया, यानी 5 ही रह गया, और उसी अगले मिनट में ये इंक्रीज 4 से हो गया, तो अब नए लेंथ एंड ब्रेड 5 और 9 है, पहले 10 और 5 थे अगले मिनट। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 और 5 थे तो अगले ही मिनट ये लेंथ और ब्रेड हो गए। इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मुझे बताओ, पहले जो थे, जैसे अभी मैंने कहा पहले 10 और 5 हैं, पहले 10 और 5 हैं, तो पहले एरिया कितना था, 50 है ना, अगले ही मिनट में क्या हो गई है, 5 और 9 हो गए, तो एरिया क्या हुआ, 45 हो रहा है। तो यू कैन क्लियरली सी कि एरिया इज डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन है कि
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। किस रेट से तो पेरीमीटर बढ़ रहा है या घट रहा है। अब देखो रेट ऑफ इंक्रीज नहीं लिखा है, उसने चेंज लिखा है, तो यानी कि ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है ना, जैसे अभी एरिया तो साफ साफ घटेगा, एक एग्जांपल लेके देखा मैंने, लेकिन किस स्पीड से, वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि 10 और 5 था, ऐसा एग्जांपल इसने थोड़ा दिया है, तो मैंने समझने के लिए एग्जांपल दिया। मेरे को एज ए जनरल वे में सोचना पड़ेगा कि एरिया बढ़ रहा है घट रहा है और किस स्पीड में बढ़ रहा है घट रहा है। सिमिलरली पेरीमीटर बढ़ रहा है घट रहा है, तो किस स्पीड में बढ़ रहा है या घट रहा है। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। तो एक रेक्टेंगल बना लो जल्दी से। ये हो गया रेक्टेंगल। ये लेंथ को उसने ले लिया x, ये ब्रेड्थ को उसने ले लिया y। बस ज्यादा कुछ ड्रॉ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा फील मिल जाए। ये लेंथ x है, ब्रेड्थ y। हियर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट कर देते हैं, पहले जो गिवन पॉइंट्स वो लिख लेते हैं। हियर इट इज गिवन दैट रेट ऑफ, अब देखो उसने क्लियर कट क्या लिखा है बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग है ना, तो रेट ऑफ चेंज लिख दो अगर आप यहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो एक चीज समझो, वो भी उस चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज, अब लेंथ क्या है x है ना, तो x बदल रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt, और ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, और कितना डिक्रीज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर, तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब जो आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे चेंज की जगह सीधे डिक्रीज लिख दो, तो लिख सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे माइनस हटाना पड़ेगा। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। आप सीधे ही कह रहे हो ना कि इतने डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। आपके पास 500 रुपए, मैंने कहा कितने डिक्रीज हुए, मान लो आपने 200 रुपए खर्च कर दिए, मैंने कहा कितने कम हुए, तो आप ऐसे थोड़ा ना कहोगे कि -200 कम हुए। जब मैं क्वेश्चन ही कम होने से पूछ रहा हूँ कि कितने कम हुए, तो आप ऐसे तो कहोगे 200 कम हुए, तो फिर आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे, और फिर वो अगेन कंफ्यूजिंग बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्यूशन में तो माइनस लेना है ना। तो इसीलिए आप इंक्रीज डिक्रीज वर्ड्स यूज ही ना करो, हमेशा चेंज लिखो, और इंक्रीज है तो पॉजिटिव लिखो और डिक्रीज है तो नेगेटिव लिखो। दिस इज द सेफेस्ट वे, इससे आप गलत भी नहीं करोगे और समझ तो आ ही रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लेंथ इज डिक्रीजिंग, लेंथ सेंटीमीटर में है। अच्छा सेंटीमीटर मतलब छोटा है, मिनट बड़ा है, इस वे में आप देख रहे हो। देखो नहीं कोई जरूरी नहीं है, सब कुछ उसी में ही है ना। देखो आप बाकी चीजें किस में, बाकी चीजें सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि जब छोटी चीज हो तो टाइम भी छोटा ही लेते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड, और बड़ी चीज हो किलोमीटर तो फिर टाइम भी बड़ा ही लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, वो स्टैंडर्ड चीज है। बट जब सब कुछ सेम है तो फिर बदलने की जरूरत नहीं है, बदलोगे तो भी वही होगा, है ना। ठीक है, तो नो नीड, -5 सेंटीमीटर पर मिनट of rate of change of and rate of change of width of rectangle, और ये इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है ना, तो दैट इज dy/dt विल बी +4। अब जब आपने उधर माइनस लगाया ना, तो स्पेशली आप प्लस लिख के बताना। जब माइनस वाला टंटा नहीं था तो हम ना तो माइनस लगा रहे थे ना प्लस लगा रहे थे, सिंपली बस न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे थे 3 4 5। लेकिन जब उधर माइनस है तो फिर इधर स्पेशली प्लस लगा के बताना, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है, ये माइनस साफ साफ जाहिर कर रहा है ये डिक्रीज हो रहा है, और प्लस साफ साफ जाहिर कर रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां तक करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, आपसे क्या पूछ लिया गया है कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, जब लेंथ 8 है और विड्थ 6 है, यानी ये वो पॉइंट दे दिया, तो मैं कह रहा था ना एक पॉइंट पे पूछता है, तो ये वो पॉइंट दे दिया।
तो इस पॉइंट को तो हम वैसे भी लास्ट में कंसीडर करते हैं ना। तो आगे पढ़ते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहले पेरीमीटर की बात करते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर को मैं P से डिनोट कर देता हूँ ना, दैट इज dP over dt. This is what you need to find. फर्स्ट क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पता करना है। तो पेरीमीटर होता क्या है पहले वो लिख लेते हैं। वी नो दैट, बोलो पेरीमीटर क्या होता है। इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ देखो पेरीमीटर एंड पैरामीटर दो अलग अलग चीजें हैं, कई बच्चे इनको कंफ्यूज हो जाते हैं। कल भी बताया था मैंने, पैरामीटर तो वो चीज है जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। इसमें पैरामीटर क्या है, इसमें पैरामीटर है लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसमें पैरामीटर क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, जिस पे वो पेरीमीटर या एरिया डिपेंड कर। और पेरीमीटर कुछ अलग चीज है, इसका मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्रीज। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हाँ, तो वो उसी के तो रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे जिस पे वो डिपेंड करेगा, है ना। हाँ, हमको क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे dx बाई dt भी चाहिए हमको। नहीं 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 नहीं, करेंगे तो हम t टाइम के रेस्पेक्ट में ही, लेकिन पेरीमीटर उस पर डिपेंड कर रहा है। देखो पेरीमीटर लेंथ एंड ब्रेड्थ पे डिपेंड कर रहा है, और लेंथ एंड ब्रेड्थ टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रही है, तो पेरीमीटर भी इनडायरेक्टली टाइम के रेस्पेक्ट में बदलेंगी। ठीक है ना, ये बात है, वो कनेक्शन है इस तरीके से। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ, डिपेंड तो डायरेक्ट, पेरीमीटर तो डायरेक्टली उसी पे डिपेंड कर रहा है ना, लेकिन वो लेंथ जो है हर मिनट बदल रही है, तो उसकी वजह से पेरीमीटर भी हर मिनट बदल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन तो पेरीमीटर का लेंथ एंड ब्रेड्थ सही है, बट बिकॉज लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, लेंथ एंड ब्रेड्थ का पैरामीटर टाइम है, तो इसीलिए पेरीमीटर का पैरामीटर भी टाइम हो गया। चेन रूल ही चल रहा है, ऑब्वियस बात है, जो अपन ने चेन रूल सीखा था, है ना। दिस इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू दिस, दिस इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो इनडायरेक्टली दिस इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो डिफरेंशिएटिंग, अच्छा लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू लिख दो आप, मतलब x प्लस वाई हो गई है। अब आपको इसमें से जो वैल्यूज चाहिए वो क्या 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 चाहिए, dp बाई dt, dx बाई dt एंड dy बाई dt, इस तरह की वैल्यूज चाहिए। सो वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग with respect to t, ठीक है। इधर बनता है dp बाई dt, इधर क्या बनता है बेटा, dp बाई dt, 2 तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बनेगा x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt प्लस dy बाई dt, और दोनों की वैल्यूज हैं हमारे पास, जस्ट पुट देम। dx बाई dt की वैल्यू क्या है, माइनस में कुछ चेक करो, -5, प्लस dy बाई dt की वैल्यू क्या है, प्लस में +4, तो -5 प्लस, अच्छी पेरीमीटर है तो यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर, और टाइम किसमें, मिनट में लिया उन्होंने, सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। तो 2 इंटू -1 सेंटीमीटर पर मिनट, दैट इज पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है -2 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से। अल्टीमेटली पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि पेरीमीटर कम होगा। ठीक है, अच्छा अब इस -2 के साथ कहीं पर भी x एंड y नहीं है, दैट मीन्स पेरीमीटर कांस्टेंट रूप से -2 सेंटीमीटर पर मिनट घटेगा, चाहे से लेंथ कितनी भी हो, चाहे से ब्रेड्थ कितनी भी हो। जैसे वो हमको पुट करना था ना, व्हेन लेंथ इज दिस व्हेन ब्रेड्थ इज, तो वो इस जगह पे तो पुट होगा ही नहीं, क्योंकि आया ही नहीं x और y कहीं, है ना, कहीं पर भी नहीं आया। हो सकता है एरिया में आ जाए, इसलिए वो वैल्यूज उसके लिए गिवन हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम लिख देंगे देयरफॉर द पेरीमीटर, अब यहां पे देखो मैं क्लियरली बताऊंगा, डिक्रीज होगा, विल डिक्रीज, क्योंकि -2 आया ना आंसर, विल डिक्रीज एट द रेट ऑफ। अब देखो तनिषा, अगर मैंने यहाँ पे डिक्रीज वर्ड यूज कर लिया तो अब -2 ना लिख के क्या लिखूंगा, 2। समझ गया ना इस बात को,
क्योंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट में हम ऐसे नहीं कहेंगे कि पेरीमीटर -2 की स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, मैं सिंपली कहूंगा 2 की स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, या तो फिर उधर चेंज लिखो और फिर इधर -2 लिखो। लेकिन फिर वो वही हो जाएगा कि आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में भी क्लैरिटी नहीं दी, मैं -2 क्या, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में तो हम जितना हो सके क्लियर करेंगे ना चीज को, तो मैंने क्लियर कर दिया डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, गलत हो जाएगा, फिर वो इंक्रीज हो जाएगा, फिर वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज एट द स्पीड ऑफ -2 लिख दूं तो डिक्रीज में से माइनस चीज अलग से निकल के आ रही है, -2 और लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। ये वही बात हो गई। देखो एक स्टेटमेंट देता हूँ, अक्सर अगर आपने भी उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो, रीजनिंग के पेपर्स होते हैं आगे चल के आप देखोगे, तो एंट्रेंस एग्जाम्स में लॉजिकल रीजनिंग के पेपर्स होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि क्या तुमने चोरी करी, तो स्टेटमेंट आया कि उसने चोरी नहीं करने के लिए मना किया, दैट मीन्स उसने चोरी करी, उसने चोरी नहीं करने के लिए मना किया, यानी उसने चोरी करने के लिए हाँ किया। उसको क्या बोलना चाहिए था, उसने चोरी करने के लिए मना किया। इस चीज का मतलब ये है कि उसने चोरी नहीं की, समझ रहे हो। तो वही बात है, डिक्रीज लिख के नेगेटिव नहीं लिख सकते, डिक्रीज लिख के तो फिर आप विदाउट साइन यूज करोगे, डिक्रीज का मतलब ही है कि ये चीज अब कम हो रही है, ठीक है, समझ में आया राजा। हाँ, आई एम नॉट अनेबल टू, कोई स्टेटमेंट ही नहीं हुआ, यू आर, इफ यू आर नॉट अनेबल टू दैट मींस यू आर एबल टू, है ना, नॉट और अनेबल एक साथ नहीं होगा। चलिए, फिर तो आप आंसर ही नहीं आता, फिर उस डिक्रीज का इफेक्ट देना पड़ता कहीं ना कहीं, उस डिक्रीज का इफेक्ट देखो, ये +5 तो ऐसे देना पड़ता, ऐसे लिखना पड़ता माइनस ऑफ +5, ये तो हो गया डिक्रीज का इफेक्ट, और ये हो गया +5, तो अल्टीमेटली बनता तो वही, और उसमें भी अगर आप गलती कर दो, माइनस लगाना ही भूल जाओ, तो आंसर ही गलत है फिर तो, ठीक है। हाँ, तो सेफेस्ट वे क्या है, आप रेट ऑफ चेंज लिखो गिवन पॉइंट्स में, और फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्लियर कर दो कि डिक्रीज है, ठीक है। चलो एरिया की बात करते हैं हम, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में ये भी लिख लो कि आपसे क्लियर पूछा गया है कि x कितना है 8 एंड y 6। इस पॉइंट पे जब लेंथ एंड ब्रेड्थ ये दोनों चीजें थी, इस पॉइंट पे आपसे पूछ लिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको मैथमेटिकली डिनोट कराऊंगा मैं dA/dt, and that too when x equals to 8 and y is equals to 6। ये चीज आपसे पूछ ली गई, इस पॉइंट पे आपसे dA/dt पूछे। फाइन, एरिया को लिख लेता हूं मैं, वी नो दैट प्रियांशी आज आपने ऑफलाइन, जो प्रियांशी है ही नहीं आज, प्रियांशी छुट्टी पे आज, पता ही नहीं है, ओके, कोऑर्डिनेशन रखा करो एक दूसरे में। अच्छा, we know that, what do you know, that area of a rectangle, मतलब दो दो के ग्रुप बनाया गया, मतलब आप सेफ तरीके से खेल रहे हो। पहले कल वो दोनों ऑफलाइन आए, प्रियांशी एंड कनिष्का, आज आप दोनों आए, निशा, भाई कोरोना चल रहा है तो एक साथ नहीं चलना है, दो दो के साथ से, ऐसा कुछ है क्या। अच्छा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू वाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई हो गया। हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, लेकिन ऐसा करने से, हाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, बिल्कुल सही है, सही है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, with respect to t, we get dA/dt। अब देखो x इंटू वाई को सिंपली हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, पहले x को डिफरेंशिएट करो, y को एज इट इज लिखो, फिर y को डिफरेंशिएट करो, x को एज इट इज लिखो, और दोनों का सम करो। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल गिव मी dx/dt, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हो ना, इनटू y एज इट इज,
प्लस एक्स एज इट इज और वाई को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dt। तो देखो इसके रेट ऑफ चेंज में एक्स एंड वाई अगेन निकल के आया है, वैल्यू पुटअप करनी है, पुटअप कर दो, सबकी वैल्यू है आपके पास। dx बाई dt की वैल्यू बोलो क्या है, -5। एक बार के लिए y को एज इट इज छोड़ो, प्लस x को एज इट इज छोड़ा तो, और dx बाई dy बाई dt की वैल्यू 4। इसको थोड़ा सा मैं सही फॉर्म में, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो 4x माइनस 5y लिख सकता हूँ, राइट। इतने एरिया है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 4 है वो है ना। अब वो पॉइंट पुटअप कर दो x और y की जगह। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ एरिया व्हेन x तो कितना 8 सेंटीमीटर एंड y कितना 6 सेंटीमीटर is given by dA by dt when x equals to 8 and y is equals to 6, which will give me 4x minus 5y था, तो अब x की वैल्यू पुटअप कर दो, 4 into 8 minus 5 into 6, it will give me 4 8 जा 32, ये किसमें आएगा, वही सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 32 माइनस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया यानी कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस पॉइंट पे बढ़ रहा है। अब देखो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें वो घट रहा था, हमने जो शुरुआत में एक रफ एग्जांपल लिया था उसमें घट रहा था, क्यों, क्योंकि हमने वहां पे लेंथ एंड ब्रेड्थ हमारे हिसाब से कुछ और लिए थे। क्या लिए थे हमने, 10 and 5 लिए थे, तो 10 and 5 में वो बढ़ रहा है और घट रहा है, और 8 and 6 में वो बढ़ रहा है। तो यानी कि एक्स एंड वाई चेंज होते ही रेट ऑफ चेंज बदल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, और बढ़ने और घटने की स्पीड भी अलग अलग है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि एक्स एंड वाई क्या क्या है। जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर में एक्स एंड वाई कहीं आया ही नहीं, मतलब सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर जो भी आप समझते हो ना, तो उसमें वो फिक्स है ना, ठीक है। उसमें भी ऐसे होता है, उसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, चलो पहले एक बार इसको खत्म करो। एंड देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल is increasing, है ना, is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। पीछे से मैच कर लो दोनों को, ए और बी पार्ट्स दोनों का आंसर। हो गया मैच, इंक्रीज डिक्रीज में लिखा हुआ होगा शायद, माइनस लगा दिए, पर हम क्या करेंगे, हम पूरा क्लियर लिखेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। हाँ एक बार पेरीमीटर को डिस्कस करते हैं, देखें ना कि वो कांस्टेंट कैसे है रफली, ऐसा मतलब एग्जाम में या क्वेश्चन में नहीं करना आपको। मान लो ये रेक्टेंगल था, ये x था ये y था, ठीक है, और dx बाई dt कितना आया था, मतलब dx बाई dt कितना गिवन था पता ना, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और dy बाई dt कितना गिवन था, +4 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा अब dA बाई dt कितना, और dc dc नहीं dp, पेरीमीटर लिखा है ना हमने यहाँ पे, dp बाई dt हमारा कितना आया, -2 आया ना, नहीं dp बाई dt -2 आएगा, डिक्रीज, ठीक है चलो, सेंटीमीटर पर मिनट। अब एक्स एंड वाई कुछ भी ले लो, मतलब dp बाई dt जो आया वो एक्स एंड वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा था ना, नहीं कर रहा था, तो एक्स और वाई कुछ भी ले लो, जैसे पहले वाला ही ले लो, 10 और 5 लिया था हमने, तो पेरीमीटर कितना आएगा, 2 इंटू 10 + 5 करेंगे तो 30 आएगा, करो ना,
2 इंटू 10 प्लस 5 लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे ना 30 आ जाएगा। अब अगले ही मिनट लेंथ तो 5 कम हो जाएगी, दैट मीन्स -5 ये कितना रह गया, और विड्थ 4 बढ़ जाएगी, दैट मीन्स कितना रह गया ये 9 करना। अब पेरीमीटर 2 इंटू 9 प्लस 5 28, देखो -2 हुआ। तो पेरीमीटर आप एक्स एंड वाई कुछ भी ले लो, अगले ही मिनट -2 होगा ही होगा, बट एरिया अगले मिनट क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि अभी एक्स और वाई क्या है। ठीक है, पेरीमीटर एक्स और वाई कुछ भी ले लो। चलो और एग्जांपल ले लो, 10 और 5 नहीं लेना, मुझे लेना है साहब एक एग्जांपल और प्रूव हो जाएगा कि हमेशा -2 ही होगा क्या ये। बोलो जो मन में आ रहा है, बोलो क्या क्या लेना है एक्स और वाई, बोलो एनीथिंग। 8, पर इतना लेना है कि -5 हो सके, है ना। हाँ 8 एंड 6। चलो ओरिजिनल पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 14 2 जा 28। तो अब अगले ही सेकंड ये अगले मिनट मतलब ये -5 हो गया और वो +4 हो गया, ये 3 वो 10। देखना जरा 10 प्लस 3 13 2 जा 26, अगेन -2, अगेन -2। समझ आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि पेरीमीटर इसका हर मिनट -2 हो जाएगा अगर लेंथ अगले मिनट -5 और ब्रेथ अगले मिनट +4 हो रही है, तो फिर वो डिपेंड नहीं करेगा कि अभी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, जबकि एरिया में अभी लेंथ और ब्रेथ कितनी है वो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए उस क्वेश्चन में, एरिया वाले क्वेश्चन में हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू पुटअप करी। और इस चीज का पता कैसे चलता है, इस चीज का पता भी ऐसे ही चलता है कि जब हमने dc/dt निकाला था तो वो -2 कांस्टेंट आया था, इसमें कहीं भी एक्स एंड वाई की टर्म्स ही नहीं आई थी ना, दैट मीन्स ये कॉन्स्टेंटली -2 ही रहेगा। और जब हमने dA/dt निकाला तो वो कांस्टेंट नहीं आया, वो एक्स एंड वाई के टर्म्स में आया। क्या आया वो 4x - 5 आया। दैट मीन्स इट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई एट प्रेजेंट। अभी क्या है एक्स और वाई, उस पर ही ये डिपेंड करेगा। तो आई होप सब क्लियर है सबको, बिकॉज मीनिंग वाइज समझना बहुत जरूरी है चीजों को। अगर रटोगे तो कल तक ही भूल जाओगे, क्योंकि चीजें 12th में बहुत ज्यादा हो जाती हैं, एंड दैट यू विल ऑल्सो अग्री कि इतनी सारी चीजें हैं कि समझ नहीं आता क्या याद करके क्या याद करें, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ के चलो, कुछ भी चीज रटो मत। नेक्स्ट, और फिर आपने 11th तो पढ़ी नहीं है, तो सोने पे सुहागा चल रहा है आपके लिए, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट भी रिपीट करने होते हैं, है ना। A balloon which always remains spherical, spherical मतलब एक बॉल होती है, समझते हो। हाँ, तो एक बैलून जो है वो हमेशा स्फेरिकल रहता है। वैसे बैलून स्फेरिकल होता नहीं है, मतलब एग्जैक्टली स्फीयर होता नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे कंसीडर करना है कि बैलून स्फेरिकल है वो, है ना। ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, उसमें हवा भर रहे हैं अपन, है ना, उसमें हवा भर रहे हैं, उसको इन्फ्लेट कर रहे हैं, फुला रहे हैं। तो इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में हम कितनी गैस पंप कर देते हैं उसमें, 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली जो गैस जा रही है वो वॉल्यूम है, जो गैस जा रही है वो कोई लेंथ ब्रेथ नहीं है, वो कोई एरिया नहीं है, वो क्या वॉल्यूम है, उसके अंदर जा रही है, बैलून के अंदर जा रही है ना वो, तभी तो उसका साइज बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि स्फीयर का वॉल्यूम इस स्पीड से बदल रहा है, हर सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है ना। इनडायरेक्ट मीनिंग इसका ये हो गया। अब पूछ क्या लिया आपसे, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस, और वो भी एक पॉइंट पे व्हेन द रेडियस इज 15 सेंट। इसको एक बार साइड में छोड़ो। देखो अब तक क्या हो रहा था, रेडियस के चेंज होने की रेट देकर एरिया की रेट चेंज होने की रेट पूछ ली, या पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस की रेट चेंज होने की रेट पूछ ली। अब उल्टा है, वॉल्यूम की दे दी और रेडियस की पूछ ली। पहले क्या हो रहा था, रेडियस की दे दी थी और वॉल्यूम या एरिया की पूछ रहा था, अब वॉल्यूम की तो दे दी और रेडियस की पूछ ली, यानी छोटी चीज पूछ ली। तो क्वेश्चन तो उल्टा भी बनता ही है हमेशा ही, कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो सीधा ही क्वेश्चन थोड़ा ना बनता है, उल्टा भी तो, रिवर्स भी तो बनता ही है, जो रास्ता जहां जाता है वहां से वापस भी आता है, तो क्वेश्चन उस पर भी बनता है। ठीक है, शुरू करें। तो स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। हेयर इट इज गिवन दैट, हाँ बताओ।
जब अपन लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, है ना, और बोलते टाइम हम इसको स्क्वायर मीटर्स लिखते हैं, मतलब वर्ड्स में इसको स्क्वायर मीटर्स लिखा जाता है, वर्ड्स में। देखो बोलेंगे तो मीटर, मतलब जब अपन बोल रहे हैं तो आप दोनों बोल सकते हो, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर्स। अब आप इसको यूनिट फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, लेकिन जब आप इसको वर्ड फॉर्म में लिखोगे, वर्ड्स, तो फिर आप स्क्वायर मीटर्स लिखोगे। ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे अपन को, हाँ 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 हाँ, ना CMM दोनों छोटे, यूनिट में हमेशा हर चीज छोटी रहती है, कोई सी भी यूनिट हो। लीटर है तो L छोटा, मीटर है तो M छोटा, किलोमीटर है तो K और M दोनों छोटे। ठीक है ना, ना किसने कहा, केजी का K छोटा ही होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं होते, दोनों ही छोटे रहेंगे हमेशा। ठीक है, यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट की जाती है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि जब अपन है ना, मान लो कोई अपन प्लॉट खरीदने जाते हैं, मान लो ये 30 बाई 60 का प्लॉट है, तो अपन एरिया क्या बताएंगे, 1800, मान लो ये फुट में है, तो 1800 अगर अपन यूनिट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अपन बोलते हैं इसको स्क्वायर फीट है। आपने अपने घर में बोलते हुए सुना होगा, मम्मी पापा या भाई बहन जो भी बड़े हैं जो इस चीज में डील करते हैं, तो उनको बोलते हुए सुना होगा कि वहां पे इतने स्क्वायर फीट की जगह है। वहां पे ऐसे नहीं बोलेंगे वो इतने फुट स्क्वायर की जरूरत। तो बोलते टाइम अक्सर ये चीज ज्यादा ट्रेंड में रहती है, मतलब वर्ड्स में जो हम चीज बोलते हैं वो चीज ज्यादा ट्रेंड में रहती है, लेकिन जब अपन यूनिट लिखेंगे कैलकुलेशन करते टाइम, तो अपन फिर फुट लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी, हियर इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब वो पंप कर रहे हैं अपन गैस, उसमें वो गुब्बारा बढ़ रहा है, ये सब हमने अंडरस्टूड कर लिया कि ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस लिख लो या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लो। भाई गैस स्फीयर में पंप हो रही है, तो अल्टीमेटली स्फीयर का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो हम सीधा कर सकते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर कल को वो सिलेंडर में पंप हो, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दूंगा मैं, जिस चीज के अंदर वो पंप हो रही है गैस, तो वही प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख दूंगा, गैस लिखने की जरूरत नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो, है ना, ठीक है, दैट इज, इस चीज को मैं मैथमेटिकली डिनोट कर रहा हूँ dv/dt। कितना ये बढ़ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव 900। और अब इसको यूनिट वाइज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है या मिनट है, पर सेकंड है, पर सेकंड, dv/dt आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब गिवन है ये, ना। एंड व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, एंड we are required to find rate of change of radius of sphere, और वो भी कब, when radius is कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर, when radius is 15 सेंटीमीटर, तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है। दैट इज, हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैथमेटिकली डिनोट करूँ तो dr/dt व्हेन r इक्वल्स टू 15, ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर, चलो नाउ वी नो दैट, याद है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबको, कल कहा था मैंने कि वो सब रिपीट करके आना। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. ठीक है, 4/3, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, दैट इज v, एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं, दैट इज v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब इस
इक्वेशन बोल दो उसको या एक फॉर्मूला बोल दो। इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से मुझे dr/dt एंड dv/dt ऐसी टर्म्स पैदा करनी है। तो आपको बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू t। करो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। क्या? ना ना ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम डायरेक्ट इक्वेशन वन हम तब लिखते हैं जब इसको आप बाद में कहीं यूज करो। जैसे उसको यूज करोगे, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो इक्वेशन वन। जब आप इसकी वैल्यू 900 पुट अप करोगे ना लास्ट में चल के, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। इसको तो हम सीधे सीधे कर रहे हैं ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to t, we get, तो b को रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे dv/dt। 4/3 इतना पोर्शन तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई इतना पोर्शन तो कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई को एज इट इज छोड़ देते हैं। और r क्यूब को डिफरेंशिएट करना जरा, 3r² और फिर r को भी तो करोगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो dr/dt। अब पहले क्या होता था, यहां तक आते आते इसकी वैल्यू गिवन होती थी और इसकी पूछता था। अब उल्टा है क्या, इसकी गिवन है और इसकी पूछ लिया। तो किसी की भी गिवन देगी, किसी की भी पूछे ना, इक्वेशन बन रही है यहाँ, तो पता लगा सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे dv/dt की वैल्यू थोड़ा सा उसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज dv/dt। पहले सिंप्लीफाई करके फिर वैल्यू पुटअप कर लो, या तो 3 से 3 ये कट गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 4πr² dr/dt। अब यहाँ पे आप dv/dt की वैल्यू पुटअप कर दो, इम्प्लाइज क्या वैल्यू है 900, पॉजिटिव वो भी है ना, 900 इक्वल्स टू 4πr² dr/dt। अब ये आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन। तो बोलो यहाँ से dr/dt क्या बनेगा, 900 और ये 4πr² उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4πr²। जितना कट पा रहा है काट लो। तो 4 से कटेगा ना, ये 4 2 जा 8, अगेन 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 4, नहीं 4 से तो कट गया ना, πr², 225/πr²। ठीक है। तो देखो चेंज ऑफ रेडियस अगेन डिपेंड कर रहा है खुद ही पे, कि रेडियस कुछ जब होगा, रेडियस जब कुछ भी होगा उस समय रेट ऑफ चेंज कुछ और होगा, रेडियस चेंज होगा तो फिर रेट ऑफ चेंज भी चेंज होगा। ठीक है। तो हमको क्लियर कट गिवन है कि dr/dt कब है, जब r की कोई वैल्यू आपको गिवन है, वो पुटअप कर दो यहाँ पे। तो नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस of sphere when radius is, when radius is how much, 15 centimeter, is given by, इस रेट ऑफ चेंज को हम कैसे डिनोट करेंगे, इज गिवन बाय dr/dt at r equals to 15। तो 225/π r की जगह ये पुटअप कर दो, r² करोगे 15 × 15 कट गए 225 से, क्या बचा 1/π। अच्छा यहाँ पे भी देखो मैंने यूनिट नहीं लगाई, यूनिट लगाओ। रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है, मिनट चल रहा है, सेकंड। तो पुट इट सेंटीमीटर पर सेकंड और नीचे भी सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर आंसर 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड। पीछे से मैच कर लीजिएगा, यही है। पूछ लो कोई डाउट है तो, नहीं तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
जो कर रहे हैं। और और कौन सी कटी? अब 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। अब रेट ऑफ चेंज की थोड़ी सी फीलिंग नहीं मिलेगी तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हालांकि समझाने में समझा सकते हैं, इसी को बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात तो ये होगी कि रेट ऑफ चेंज भी पता हो। हाँ तो वो तो कटती है हमेशा, मीन वैल्यू थ्योरम वाली ना, वो तो करवा रहा था तभी आपको बताया था मैंने कि अक्सर जब कुछ नहीं मिलता ना, जैसे सिलेबस रिड्यूस करना होता है तो पहला इसी पे गिरती है, इसी को काट देते हैं, है ना। जैसे हमारी 9th में एक आती थी यूक्लिड वाला चैप्टर, हमेशा ओमिट रहता था, आज तक ओमिटेड ही है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री ऐसा कुछ, चैप्टर नंबर 5, वो हमेशा ही ओमिट रहता था, नॉन कोरोना में भी वो ओमिट रहता था। चलो एनीवेज, हाँ। हम्म। कैसे? बीच में एक और फैक्टर आ रहा है ना, देखो रेडियस टाइम पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ही तो बीच का फैक्टर है भाई। आपको वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज अगर पता लगाना है तो आप वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस एंड रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम पता लगा रहे हो, तभी तो आप उसको, आपने अब क्या कर दिया, इस चीज को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी, तो आपने डीवी बाई डी टी डायरेक्ट निकाल लिया। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, एक्चुअली हुआ ये है कि आपने डीवी बाई डी टी, देखो यहाँ पे निकालने के लिए पहले डीवी बाई डी आर निकाला है और फिर डी आर बाई डी टी निकाला है, वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस एंड रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये चेन रूल फॉलो हुआ है। लेकिन फिर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो अपन डायरेक्टली डी आर बाई डी टी निकाल लेते हैं। अभी मान लो वॉल्यूम क्या था इसका, क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे बताओ डीवी बाई डी आर क्या होगा, चलो तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, इंटू 3r², 3 से 3 गया यानी 4 पाई r², ये डीवी बाई डी आर है। अब डी आर बाई डी टी क्या होगा, अब अगर मैं कहूं कि मुझे डीवी बाई डी टी चाहिए तो डीवी बाई डी टी कैसे निकालोगे, डीवी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, ऐसे ही तो निकालोगे, डी आर से डी आर कट के डीवी बाई, चेन रूल ये कहता है। डीवी बाई डी आर की वैल्यू क्या है, इंटू डी आर बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी डायरेक्टली मैंने ये लिखा, नहीं लिखा, दो स्टेप्स की जगह सीधे ही कर दिया मैंने, 4 पाई r², और मैंने अंडरस्टूड मान लिया कि अब टी की रेस्पेक्ट में है तो डी आर बाई डी टी अलग से एक ऑपरेटर निकल के आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली वहां पे वो दो स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ। देखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर अगला वाला जो है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल एज अ वेरिएबल रेडियस, ये तो आप होमवर्क मार्क करो, देखो वही बैलून वाला क्वेश्चन है कि एक बैलून जो है हमेशा स्फेरिकल रहता है, वही सेम चीज, वेरिएबल रेडियस है यानी रेडियस बदल रही है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द विद द रेडियस। अच्छा देखो अब इसमें क्या पूछा है इसने, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, यानी कि टाइम का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, अब तो बस विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ही पूछ लिया इसने, ठीक है। तो हमको डीवी बाई डी आर निकालना है, दैट्स इट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू आर। हाँ क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, जब विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ही पूछ लिया तो फिर टाइम को लाके नहीं आएंगे ना भाई, रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा होगा, हमको तो ये पूछ लिया उसने कि वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, रेडियस जैसे जैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम कैसे कैसे बढ़ रहा है, आपसे तो केवल इतना पूछ लिया उसने। तो हम सिंपली करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, वही सेम डीवी बाई डी आर, अभी मैंने सॉल्व करके बताया था तो 4 पाई r² आया था, आया था, और उसमें रेडियस क्या पुटअप कर देंगे 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 पाई, 10 का स्क्वायर यानी 100, यानी कि 400 पाई। अब ये विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस है ना, तो क्या लिखोगे आप यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि v बाई आर है ना, t नहीं अब की बार, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब बदलेगा पर सेंटीमीटर, जैसे जैसे रेडियस 1 सेंटीमीटर बदलेगा वैसे वैसे 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर किसको,
वॉल्यूम को? नहीं, वो रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस है ना, रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होता ना। देखो यूनिट कैसे, ना ना ना, अच्छा हम यूनिट जब बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज अपन जब बोलते हैं, देखो रेट ऑफ चेंज जब अपन बोलते हैं, मैंने कहा रेट ऑफ चेंज आ गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। इसका मतलब है हर एक सेंटीमीटर में इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है बढ़ जाएगा वॉल्यूम। ये बोलने का एक तरीका है। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर से नहीं लगा हुआ, यहाँ पे इसका बोलने का तरीका ये है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर अलग है, ये सेंटीमीटर क्यूब इससे जुड़ा हुआ है, फिर रेट ऑफ चेंज नहीं पता चलेगा, है ना। आप ऐसे मत मानो कि 400 पाई कुछ अलग है और सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर अलग है, ऐसे मत मानो उसको। 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब चीज है, वॉल्यूम है, और ये चेंज हो रही है पर सेंटीमीटर। रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ा, रेडियस वॉल्यूम इतना बढ़ गया, रेडियस फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा, वॉल्यूम फिर इतना बढ़ गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो इजीली हो जाएगा, इसमें टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना कहीं पर भी। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टी ना तो गिवन था ना पूछा था, तो मैंने विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट ही नहीं किया ना। इस बार आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू आर, ना कि टी, तो टी कहीं निकल के नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कर लेना, आंसर तो बता ही दिया, बस कुछ 2-3 स्टेप्स लिखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन कैसे रीड करते हो। देखो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, साफ साफ गिवन है, ये यहाँ पे हाईलाइटिंग पॉइंट है। ये नहीं पढ़ा तो सोचते रहोगे कि आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है, dr बाई dt तो गिवन ही नहीं है, ऐसा लगेगा ना। चलो टाइम हो गया क्या आज का? चलो टाइम हो गया तो फिर बाकी क्वेश्चंस कल ही करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए हैं। बच्चे कितने, कोशिश करेंगे कल की क्लास में सारे ही खत्म करते हैं। कितने टोटल? 18 में से 17 18 तो वो है मल्टीपल चॉइस, 16 ही मानो मेन, तो कल हो जाएंगे, थोड़ा स्पीडली कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। एंड क्लास 9th स्टूडेंट्स आप लीव करके वापस से ज्वाइन करिए प्लीज।